हेलो ब्रिलियंट्स। अभी हम कर रहे हैं सेवन्थ क्लास के लिए ये चैप्टर फाइबर टू फैब्रिक, जिसमें हमने एक बड़ा पार्ट इस चैप्टर का कर लिया था। और अभी हम कर रहे हैं ये एक्टिविटी 3.6। इस एक्टिविटी में क्या है, चलो देखते हैं। टेक एन आर्टिफिशियल सिंथेटिक सिल्क थ्रेड एंड a pure silk thread. Burn these threads carefully. Did you notice any difference in the smell while burning? आपको क्या करना है, एक जो थ्रेड लेना है जो कि आर्टिफिशियल सिंथेटिक सिल्क का हो। आर्टिफिशियल मतलब जो कि मैन मेड है, नेचर के द्वारा नहीं बनाया हुआ, केमिकल्स से रिएक्शंस करा करके तरीके से ये फाइबर गेट किया गया है, तो वो सिंथेटिक आर्टिफिशियल हो गया। और एक आपको प्योर सिल्क थ्रेड लेनी है जो कि सिल्क मोथ से आपको मिला है। ओके, अब आपको क्या करना है, इन दोनों थ्रेडों को ध्यान से जलाना है। क्या आपको इनकी स्मेल के अंदर जब ये जल रहे थे तो उनमें कोई फ़र्क नज़र आया? दोनों में क्या फ़र्क है? हाँ, बिल्कुल आपको नज़र आएगा। और उसके बाद आपसे पूछा गया है, कहा गया है, अब आपको करना है एक वूलन फाइबर को ध्यान से जलाना है। डिड इट स्मेल लाइक बर्निंग ऑफ आर्टिफिशियल सिल्क और दैट ऑफ प्योर सिल्क? जो ये स्मेल, डिड इट स्मेल, जो ये स्मेल आपको वूलन के थ्रेड को जलाने पर आई है, अब आपको ये चेक करना है कि ये वाली जो स्मेल है वो सिंथेटिक फाइबर के जैसी थी जो सिल्क का आपने लिया था, या फिर प्योर सिल्क के थ्रेड के जैसी स्मेल थी। कैन यू एक्सप्लेन वाई? तो इन दोनों के आंसर्स मैं आपको बता रहा हूँ, ज़रा ध्यान से सुनिएगा। देखिए, जो सिंथेटिक फाइबर है वो एक मैन मेड फाइबर हुआ, तो इसकी जो जलने की जो स्मेल होगी वो पेपर के जैसी होगी। जैसे कागज़ जलता है तो उसकी स्मेल जैसी होती है, वैसी ही स्मेल इस आर्टिफिशियल सिल्क की होगी। लेकिन जो ये प्योर सिल्क है और जो ये वुलन क्लॉथ है, वुलन क्लॉथ का जो थ्रेड है, वुलन जो थ्रेड है, ये दोनों के दोनों प्रोटीन से बने हुए हैं। और इस प्रोटीन के जलने की स्मेल दोनों की एक जैसी ही होगी, जैसे कि बालों के जलने पर होती है। कोई अगर बाल जला दिया जाए, क्योंकि बाल भी और जो ये भी जो थ्रेड है, कौन सा थ्रेड? वुलन थ्रेड है। कौन सा थ्रेड? सिल्क का थ्रेड है। इन तीनों के जलने पर, बालों के, वूलन फाइबर के जलने पर, वूलन फाइबर के थ्रेड के जलने पर, और वूलन जो सिल्क जो थ्रेड है उसके जलने पर जो स्मेल आएगी, ये तीनों एक जैसी होगी, क्योंकि तीनों के तीनों प्रोटीन के बने हुए हैं। लेकिन आर्टिफिशियल सिल्क है वो प्रोटीन का नहीं बना हुआ, तो ये इसके जलने की स्मेल होगी पेपर के जलने की जैसी। ओके, to remember when the cocoon stage is reached in the life history of the silk moth, try the following activity. अब टू इस चीज़ को याद रखने के लिए कि भाई कुकी जो कुकून है उसकी जो अलग अलग जो स्टेजेस है, सिल्क मोथ के डेवलप होने की जो स्टेजेस है, जिसे हम उसका लाइफ साइकिल भी कह सकते हैं, उसको याद रखने के लिए, उसकी लाइफ हिस्ट्री को याद रखने के लिए आपको नीचे वाली एक्टिविटी को ध्यान से करना होगा। इससे ये क्लैरिटी और आपको ज़्यादा बढ़ जाएगी इसके बारे में। किसके बारे में? सिल्क मोथ के लाइफ के बारे में, कि वो कौन कौन सी स्टेजेस से होकर के गुजरता है। ओके, एक्टिविटी 3.7 इसी टॉपिक के ऊपर है। फोटोकॉपी फिगर 3.9। जो ये 3.9 है, कहाँ गया, ये रहा। इसको आपको फोटोकॉपी करानी है, ठीक है। और फोटोकॉपी करने के बाद आपको क्या करना है, इसको पेस्ट करना है कार्डबोर्ड के ऊपर, अलग अलग टुकड़ों पर। कार्डबोर्ड के अलग अलग टुकड़ों के ऊपर इन्हें पेस्ट करना है, ठीक है।
Cut out pictures of the stages of this life history of the silk moth and paste them on piece of cardboard or chart paper. या तो इसे, क्योंकि ये तो बिल्कुल बारीक बारीक पतला सा होगा ना, फोटोकॉपी जो का जो पेज होता है पतला सा होता है, तो इसको थोड़े से मोटे पेज के ऊपर, चाहे वो चार्ट पेपर हो चाहे वो कोई कार्डबोर्ड हो, उसके ऊपर, जैसे कि बुक की जो जिल्ती होती है वो कार्डबोर्ड हो गया, है ना, थोड़ा मोटा होगा, थिक होगा, तो उसके ऊपर चिपकाना है ताकि ये एक्टिविटी आप कर पाए, अच्छे से कर पाए। फिर आपको उसे जंबल करना है, जंबल दैम। नाउ ट्राई एंड अरेंज द स्टेजेस इन द करेक्ट सीक्वेंस। Whoever does it fastest wins। अब आपको क्या करना है, उसको जंबल करना है। जो आपने कार्डबोर्ड पर सिल्क वोम के जो लाइफ साइकिल है उसकी अलग अलग स्टेजेस की पिक्चर को चिपका दिया है, अब आपको उसे जंबल करना है, मतलब थोड़ा सा मिला देना है ताकि कोई पता ना लगे कि पहले कौन सा था बाद में कौन सा था। अब उसको आप सीक्वेंस में स्टेजेस को, उनकी जो स्टेजेस हैं उनको सीक्वेंस में लगाएंगे और देखेंगे कि भाई आपने सबसे पहले किया या आपके फ्रेंड ने या फिर किसी तीसरे ने, दूसरे फ्रेंड ने मतलब, तो कौन इसमें जीता। इस एक्टिविटी के माध्यम से आपको ये क्लैरिटी हो जाएगी, आपको याद हो जाएगा अच्छे से लाइफ साइकिल, जो हम नीचे पढ़ेंगे भी समझेंगे भी, राइट। You may also describe the life history in your own words. Write it down in your scrapbook. अब आप स्क्रैप बुक पर उसे चिपका सकते हो, उसकी सुंदरता बढ़ाने के लिए आपकी खुद की स्टडी भी अच्छी हो जाएगी, आपको दिमाग में अच्छे से आ जाएगा, एक ये एक्टिविटी भी हो जाएगी, दिमाग को भी रिफ्रेशमेंट मिलेगी। और उसके अंदर आपको ये लिखना है इसकी लाइफ हिस्ट्री क्या है, पहले क्या आया, फिर क्यों होया, फिर कैसे हुआ, क्या हुआ, कौन कौन सा आया है, राइट। इसकी लाइफ हिस्ट्री आपको लिखनी होगी। अब आगे बढ़ने से पहले एक ये बॉक्स है, इसके अंदर कुछ इंफॉर्मेशन है, लेट अस रीड इट। इन इंडिया वुमेन आर सिग्निफिकेंटली इन्वॉल्व इन वेरियस काइंड्स ऑफ इंडस्ट्रीज रिलेटेड टू सिल्क प्रोडक्शन। सिल्क प्रोडक्शन की इंडस्ट्री के अंदर जो औरतों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है, जो वो इसके अंदर इससे रिलेट करती है अलग अलग जो काइंड है सिल्क प्रोडक्शन के अंदर, अलग अलग काइंड की जो इंडस्ट्रीज है, चाहे वो इसको गेट करने की हो, रियरिंग करने की हो, या फिर उसके अंदर उसको उबाल, जो कुकून्स वगैरह है उसको उबालने की हो, या कैसी भी हो, फाइबर बनाने की हो, राइट, उसको रंगने की हो, या किसी भी तरीके की अलग अलग काम होता है। तो ये सब काम में वुमेन बढ़ चढ़ कर भाग लेती है। वुमेन जो कि घर भी संभालती है और काफ़ी अच्छे से संभालती है, और फिर भी उसको कहा जाता है कि तुम वर्किंग वुमेन नहीं है, हाउसवाइफ है। अरे हाउसवाइफ होना, आपकी मम्मी है हाउसवाइफ है, वो एक बहुत बड़ा जो फ़र्ज है वो निभा रही है, जिसकी वजह से पापा अपना काम अच्छे से कर पाते हैं और घर भी साफ़ सुथरा अच्छे से रहता है। आपके जो रिलेशन है वो काफ़ी अच्छे बने रहते हैं, आपके चाचा जी के साथ, आपके ताऊ जी के साथ, आपके मामा मामी, इन सब के साथ में। तो ये औरत ही है जिन्होंने काफ़ी अच्छे से एक आधा पार्ट जो है वो काफ़ी अच्छे से संभाल रखा है। आधा पार्ट पापा जी ने संभाल रखा है, आधा पार्ट मम्मी ने संभाल रखा है। उसी के अंदर फीमेल दादी भी आ जाती है और भी जो मेंबर्स है घर के अंदर वो आ जाती है, सबका अपना अपना रोल है। तो ये वुमेन कम नहीं है। तो यहाँ पर भी इन्होंने बढ़ चढ़ कर भाग लिया है। सिल्क प्रोडक्शन इंडस्ट्री के अंदर इन्होंने अलग अलग इंडस्ट्री में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। These are rearing of silkworms, reeling of silk from cocoons and processing of raw silk into fabrics। अब इसके अंदर कौन कौन से काम आ गए, सिल्क वोम को रियर करने का, पालने का, फिर जो सिल्क है उसके अंदर से थ्रेड को निकालना जिसे रीलिंग कहते हैं, उसका कोकून के अंदर से सिल्क को निकालना, जो थ्रेड है उसको निकालना, फिर उस जो सिल्क की प्रोसेसिंग करना ताकि उससे फैब्रिक गेट हो जाए। तो ये सब काम वुमेन करती है काफ़ी अच्छे तरीके से। बाय देयर एंटरप्राइजेस दे कंट्रीब्यूट टू द नेशंस इकोनॉमी। वो अपने इस एफर्ट को मिला करके
देश के इकोनॉमिकल सिस्टम को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करती है और वो अपना एक पार्टिसिपेशन करती है देश के इकोनॉमी को उठाने में, उसे अच्छा करने के लिए। तो इन माताओं बहनों को मेरा बहुत बहुत क्या कहेंगे उसको, धन्यवाद, और मैं इनको सैल्यूट करता हूँ। चाइना लीड्स द वर्ल्ड इन सिल्क प्रोडक्शन। इंडिया ऑल्सो रैंक्स अमंग द लीडिंग सिल्क प्रोड्यूसिंग कंट्रीज। चाइना इसके अंदर बहुत आगे है सिल्क प्रोडक्शन के अंदर, और इंडिया भी अपनी पूरी कोशिश कर रहा है, भारत भी पूरी कोशिश कर रहा है कि इसके अंदर रैंक में चाइना से भी आगे निकल जाए, लेकिन ये अभी भी बहुत अच्छी अपनी पोजीशन बनाए हुए है। सिल्क प्रोडक्शन जो कंट्रीज है उसके अंदर भी अपना एक रैंक बनाया हुआ है, इन्होंने पीछे नहीं है। अब आगे, फ्रॉम कोकून टू सिल्क। जो कोकून होता है, जो थ्रेड अपने चारों तरफ एट का जो बना करके सिर को हिलाता है, एट की मार्किंग के अंदर, जैसे एट लिखा जा रहा हो वैसे, और वो अपने चारों तरफ सिल्क का थ्रेड लपेट लेता है, और फिर जो स्टेज आती है वो कोकून होती है। राइट, ये देखो यहाँ पर दिस वन। तो अभी हम देखेंगे कोकून से सिल्क कैसे गेट होता है। फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क मोथ आर reared and their cocoons are collected to get silk threads। सिल्क को गेट करने के लिए मोथ को, यानी कि इनके कीड़ों को, जो कह लीजिए कैटरपिलर जो होता है ना, ये वाली स्टेज, पहले अंडों से ये कैटरपिलर होती है, लार्वा, इसको पाला जाता है, और फिर कुकून्स जो वे कुकून में जब कन्वर्ट हो जाते हैं उनको इकट्ठा किया जाता है, और फिर उनसे सिल्क थ्रेड को गेट किया जाता है। तो सिल्क थ्रेड को गेट करने के लिए सिल्क मोथ को पाला जाता है, और फिर उसकी जो कुकून है उससे ये चीज़ गेट की जाती है, थ्रेड, उनके फाइबर को। राइट। अब सिल्क रियरिंग सिल्क वॉर्म ऐसा कैसे होता है, कैसे उसको पालते हैं, क्या होता है उसमें, देखते हैं। A female silk moth lays hundreds of eggs at a time. Or the eggs are stored carefully on strips of cloth or paper and sold to silkworm farmers। जो सिल्क जो फीमेल होती है, सिल्क मोथ फीमेल होती है, वो सैकड़ों अंडे एक बारी के अंदर दे देती है। अब इन अंडों को ध्यान से कपड़े के अंदर या फिर पेपर के ऊपर इनको स्टोर किया जाता है, पेपर के अंदर स्टोर किया जाता है, और फिर उसको बेच दिया जाता है। सिल्क वॉर्म को पालने वाले, सिल्क वॉर्म से अपना काम निकालने वाले, यानी कि फाइबर बनाने वाले उन फार्मर्स को वो बेच दी जाती है। राइट। The farmers keep eggs under hygienic conditions and under suitable conditions of temperature and humidity। अब फार्मर का काम होगा कि ये अंडे इन्होंने खरीद लिए हैं, अब इसको ये साफ सुथरी एक अच्छे कंडीशन में रखेंगे जिससे कि कोई इनको बीमारी ना फैले, ये मरे ना, और फिर उनको एक सूटेबल कंडीशन के अंदर, जो ताकि वो ख़राब ना हो। क्लियर हो रहा है। और फिर सूटेबल कंडीशन में उसे रखा जाता है जिसमें उसको प्रॉपर टेम्परेचर दिया जाता है और एक ह्यूमिडिटी बरकरार रखी जाती है, जो कि इनके हैचिंग करने में, इनका कैटरपिलर बनने में हेल्प करती है। ओके। द एग्स आर वार्म्ड to a suitable temperature for the larva to hatch from eggs। This is done when mulberry trees bears a fresh crop of leaves। अब इन अंडों को एक पर्याप्त मात्रा में टेम्परेचर, तापमान इनको दिया जाता है ताकि इसके अंदर से लार्वा, कैटरपिलर बाहर आ जाए, उनको एक पर्याप्त एनवायरनमेंट मिल जाए कि वो एग को हैच करके, एग को की सेल को तोड़ करके बाहर आ जाए।
और ऐसा करने का भी एक टाइम होता है। ये टाइम होता है जब मलबरी ट्रीज की जो पेड़ है उसके ऊपर लीव्स की क्रॉप यानी कि लीव्स उस पर उगाते हैं। फ्रेश क्रॉप, फ्रेश क्रॉप मतलब कि अभी ताज़ा ताज़ा फसल ही होगी एक तरीके से उनके लिए, जिसको वो खाएंगे, फिर जो पत्ते हैं वो उग जाते हैं। ओके। द लार्वा कॉल्ड कैटरपिलर्स और सिल्क वॉर्म्स eat day and night and increase enormously in size। अब ये दिन रात फिर इनका काम होगा, जब ये लार्वा निकल चुके हैं अंडों से, इनका काम होगा कि ये दिन रात फिर खाते हैं, दिन रात, और फिर एक बड़े साइज में ये कन्वर्ट हो जाते हैं, मोटे मोटे फैटी फैटी हो जाते हैं है ना, खाएंगे तो फैट तो होंगे। फिर the worms are kept in clean bamboo trays along with freshly chopped mulberry leaves। अब जो ये वॉर्म्स है, जो कीड़े बहुत ज़्यादा मात्रा में होते हैं, और इनको साफ सुथरी बैम्बू की ट्रेज में रखा जाता है, जिसके अंदर इन्होंने मलबरी के पत्ते जो है वो भी साथ में रख दिए ताकि वो उसको वहाँ पर खा सके। 25 से 30 दिनों में क्या होता है, आफ्टर 25 to 30 days द कैटरपिलर्स स्टॉप ईटिंग एंड मूव टू अ टाइनी चैम्बर ऑफ बैम्बू इन द ट्री टू स्पिन कोकून्स। अब 25 से 30 दिनों में खा खा करके ये मोटे वैसे हो चुके हैं, कैटरपिलर अब खाना बंद कर देते हैं और वो बैम्बू के ही किसी कोने में जा कर के वहाँ पर ट्रे के अंदर, बैम्बू की जो ट्रे है उसके अंदर एक कोने में एक तरफ जा कर के वहाँ पर कोकून स्पिन करना स्टार्ट कर देते हैं। ओके। तो ये प्रोसेसिंग है, कैसे हमें सिल्क वॉर्म से फाइबर मिलता है, थ्रेड मिलता है। ये लाइफ साइकिल है, इनका काम होता है, ये हम समझ रहे हैं कि ये कैसे सब कुछ हो पाता है। Small racks or twigs may be provided in the trays to which cocoons get attached. The caterpillar or silkworm spins the cocoon inside which develops the silk moth। अब जो छोटे छोटे जो ये जो इसमें जगह प्रोवाइड की जाती है, साथ में ट्विग्स, छोटी छोटी डंडियाँ भी इनको प्रोवाइड की जाती है, जिससे कि ये चिपक जाते हैं, अटैच्ड हो जाते हैं और फिर प्रोसेसिंग अपनी कंटिन्यू रखते हैं। कैटरपिलर या सिल्क वॉर्म क्या करेंगे, स्पिन करेंगे, अपना जो कुकून है एक कंबल टाइप में वो बना लेते हैं, जिसके अंदर फिर ये डेवलप होते हैं और सिल्क मोथ में कन्वर्ट हो सकते हैं। ओके। तो ये आपने देखा कि ये इनकी लाइफ साइकिल एक तरीके से प्रोसेसिंग होती है, ऐसे ये अपने आप को एक सेफ एनवायरनमेंट प्रोवाइड करके और फिर सिल्क मोथ में कन्वर्ट होते हैं, जिसमें इसके पंख भी लग जाते हैं, है ना। कितना अलग से ड्रास्टिक चेंजेस होते हैं, कितना बदलाव होता है, ये नेचर है। लेकिन ह्यूमन जो है इसका यूज़ करता है, इनको मार करके इनसे सिल्क फाइबर गेट करता है। ये चीज़ आप देखोगे तो बड़ा दुख होगा कि कुछ ऐसा होना चाहिए कि भाई कुछ कोई मरे भी ना और हमें चीज़ भी गेट हो जाए। लेकिन अगर ऐसा ना भी करें तो बहुत ज़्यादा मात्रा में सिल्क वॉर्म इधर उधर बहुत ज़्यादा मात्रा में पैदा हो जाएंगे और फिर क्या होगा, फिर दिक्कतें ही पैदा होएगी। तो ये जो होता है अच्छे के लिए ही होता है, कुछ प्रोसेसिंग होती है। चलिए इसको, इनके जो ये समस्या है इसको अलग ही रखते हैं, ताकि इस समस्या को वो देखेंगे जो इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। हम अपने चैप्टर की समस्या को देखते हैं और उसे अच्छे से करते हैं, राइट। क्योंकि ये तो नेचर है, हर जगह चलता ही रहता है। कुछ गेट करने के लिए ह्यूमन किसी को या तो खुद सेक्रीफाइस करेगा या किसी दूसरे की लाइफ को सेक्रीफाइस कर देता है, चाहे वो मीट वगैरह गेट करने के लिए हो, चाहे कुछ भी हो। अब आगे देखें, प्रोसेसिंग सिल्क। सिल्क की प्रोसेसिंग कैसी होती है आगे इसके बाद। अ पाइल ऑफ कोकून्स इज used for obtaining silk fibers. The cocoons are kept under the sun or boiled or exposed to steam.
अब जो एक ढेर होता है कोकून्स का, उसका इस्तेमाल किया जाता है सिल्क फाइबर को गेट करने के लिए। जो ये सारे कोकून्स, ये जो सारा का सारा ढेर है, या तो उसको धूप में रख दिया जाता है जिससे कि वो अंदर का कोकून मर जाए, या फिर उसको पानी में उबाला जाएगा, या फिर उसको स्टीम दी जाएगी जिससे कि जो वो मोथ होगा वो अंदर ही अपनी जान दे देगा। द सिल्क फाइबर्स सेपरेट आउट, सिल्क फाइबर्स अलग कर लिया जाता है। ये आप और अच्छे से, मैंने एक बुक पढ़ी थी 7th क्लास के लिए अलग से, हिसार के सेंट जोसेफ स्कूल के अंदर उनको करवाए जाते हैं, उसके अंदर और भी अच्छे से एक्सप्लेनेशन दे रखी है। तो अभी आप इतना ही अच्छे से देख लीजिए, किसी और बुक से भी आप अच्छे से इसकी इन्फॉर्मेशन गेट कर सकते हैं। राइट। कॉपीराइट की वजह से पहले मुझे बहुत दिक्कत हो चुकी है, मैं किसी और बुक को इस्तेमाल नहीं करना चाहता कि फिर कोई दिक्कत हो, मेरी इतनी मेहनत ख़राब जाए। आप उस किताब को पढ़ सकते हैं, कुछ पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं। फिर द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट थ्रेड्स फ्रॉम द कोकून फॉर यूज एज सिल्क इज कॉल्ड रीलिंग ऑफ सिल्क। ये डेफिनेशन होगी, रीलिंग क्या किसे कहते हैं? जो ये प्रोसेसिंग होती है कोकून से थ्रेड को गेट करने की, ताकि उससे सिल्क फाइबर गेट किया जा सके, बनाया जा सके, इस प्रोसेस को रीलिंग कहते हैं। जो पहले आया था ना कि फीमेल क्या क्या काम करने में मदद करती है, जिसमें रीलिंग ऑफ द सिल्क है ये भी आया हुआ था, रीलिंग द सिल्क है ये भी आया था, है ना। उसमें से थ्रेड को अलग करना कोकून के अंदर से। अब आगे है, reeling is done in special machines which unwind the threads or fibers of silk from the cocoon। अब जो ये रीलिंग की जाती है ये स्पेशल मशीनों पे की जाती है, और इनके जो थ्रेड को, और एक टाइम पे 2 से 3 थ्रेड है वो एक साथ पकड़ करके वो एक साथ बाहर निकालती है, और जब वो थ्रेड पूरा लंबा निकल जाता है उसका इस्तेमाल किया जाता है सिल्क फाइबर को बनाने के लिए। सिल्क फाइबर तो होता ही है वो फैब्रिक बनाने के लिए। अब इस थ्रेड को अनविंड, यानी कि जैसे हमने पतंग उड़ाते हैं तो चरखी पर डोर लपेटी होती है और फिर हम डोर को खींचते हैं तो चरखी से बाहर निकलने लग जाती है, वैसे ही ये थ्रेड भी कोकून से बाहर निकलने लग जाती है। और फिर सिल्क फाइबर्स आर देन स्पन इनटू सिल्क थ्रेड्स विच आर वोवन इनटू सिल्क क्लॉथ बाय वीवर्स। फिर इस सिल्क फाइबर का इस्तेमाल किया जाता है, जो ये सिल्क थ्रेड है के रूप में, कि भाई थोड़ा मोटा सा थ्रेड बन जाए, धागा बन जाए उसके लिए, और फिर उसको भी बुना जाता है जिससे कि सिल्क क्लॉथ बनाया जाता है, और ये काम करते हैं वीवर्स। सिल्क वोम जो है उससे बना कोकून, कोकून से बना पहले एग है, एग से आया कौन? सिल्क वोम लार्वा, उससे आया कोकून, कोकून से आई जो ये फाइबर जिसको लपेट करके एक धागा बनाया गया, धागे से बना ये फैब्रिक, और ये काम करता है वीवर। राइट। अब इसका एक मैं पूरी एक समरी सी आपको बता देता हूँ। और जो इसके कीवर्ड्स है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, वो आप ध्यान से समझ लीजिएगा। हमने यहाँ देखा इस वीडियो के अंदर एक्टिविटीज़ थी कि कौन कौन सी एक्टिविटी जो होती है, एक्टिविटी जिसके द्वारा हम पता कर सकते हैं कि ये सिंथेटिक फाइबर है या फिर ये मैन मेड फाइबर है। जो सिंथेटिक फाइबर को जब जब हम जलाएंगे तो वो कैसी स्मेल देगा? वो एक पेपर के जैसी स्मेल देगा, जबकि हम जब आर्टिफिशियल की बजाय जो प्योर सिल्क होता है उसको अगर हम जलाएं तो वो प्रोटीन का बना होता है, जैसे कि बाल या प्रोटीन का बना होता है, वैसे ही वूल जो प्रोटीन का बना होता है उसको जलाने पर सेम एक जैसी स्मेल आएगी, जैसे बाल को जला रहे हो, जैसे ये, ठीक है। तो इनकी स्मेल एक जैसी होगी, बाल के जलने की जैसी, क्योंकि ये तीनों ही प्रोटीन के बने हुए होते हैं।
फिर हमने ये देखा था ये एक्टिविटी जिसके अंदर आप क्या करेंगे, उसको जो पिक्चर ऊपर दे रखी थी उसका प्रिंट आउट निकलवा करके इसके जो पेज वगैरह उसको कटिंग करके आप कार्डबोर्ड के अंदर चिपका लेंगे और उसे जंबल करके आप देखेंगे, एक्टिविटी करेंगे। पहले जंबल कर देंगे, इसको मिला देंगे अच्छे से और फिर उसको एक सीरीज में लगाएंगे और आप या आपके दोस्त में से कौन इसको जल्दी से करता है, इससे आपको ये स्टेजेस अच्छे से लर्न हो जाएगी। ओके। फिर हमने देखा था कि सिल्क वोम की रियरिंग कैसे होती है। पहले पहले जो सैकड़ों की मात्रा में सिल्क वोम अंडे देती है। इन अंडों को फार्मर खरीद लेता है और वो खुद भी ये कर सकता है क्योंकि उसके पास भी फीमेल सिल्क वोम होगी, तो वो फिर इस जो इन अंडों का इस्तेमाल करता है आगे प्रोसेसिंग करने के लिए। वो इसे साफ़ सुथरी कंडीशन देता है और एक एनवायरनमेंट देता है, एक टेम्परेचर ह्यूमिडिटी देता है जिससे कि ये हैचिंग करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और हैचिंग तब की जाती है जब मुलबरी के पेड़ पर पत्ते अच्छे से आ चुके हैं, राइट। फिर ये जो मुलबरी के पेड़ों पर पत्ते आ गए हैं, ये पेड़ नज़र आ रहा है आपको, मुलबरी का पेड़ है। और हमारा एक पार्ट भी रह गया वैसे, ये वाला ये देखेंगे अभी। ये जो पत्ते आ गए हैं इनको फिर ये दिन रात खाते हैं और फिर खा खा करके मोटे हो जाते हैं। इनको खाने के बाद 25 से 30 दिन तक ये खूब लगातार खाते रहते हैं। इनको एक रैक में रख दिया जाता है, लकड़ी के रैक के अंदर जो बांस है, साथ में उसके ट्विक्स वगैरह भी रख दिए जाते हैं, तिनके वगैरह या रैक से बना करके दे दिए जाते हैं, जहाँ पर ये चिपक करके अटैच्ड होकर के उसके साथ में कुकून बनाते हैं। और वो 8 के मार्क्स के रूप में वो उसे अपने सिर को घुमाते हैं और कुकून का थ्रेड निकालते हैं और अपने आप को लपेट लेते हैं चारों तरफ से। फिर ये जो सिल्क वोम से सिल्क वोम से जो ये कैटरपिलर बना है, जो कैटरपिलर था जो सिल्क वोम था, यस, जो सिल्क वोम था ये क्या करेगा, कुकून में कन्वर्ट हो गया। अब ये कुकून जो है इसको ढेरों जो इसका एक पूरा ढेर है बहुत बड़ी मात्रा के अंदर, इसको धूप में रख दिया जाता है या फिर पानी में उबाल दिया जाता है या फिर इसको स्टीम दी जाती है, गर्म भाप दी जाती है, जिससे कि अंदर का जो सिल्क वोम है वो मर जाता है और फिर इसके अंदर से थ्रेड निकाल लिया जाता है। वो थ्रेड कैसे निकालेंगे, उस थ्रेड को क्या करेंगे, जो वो थ्रेड लाइक है जो फाइबर है, एक 2 या 3 ज़्यादा जो है उनको लपेट लेते हैं ताकि वो एक पूरा एक मोटा सा थ्रेड उनको गेट हो जाए। इस थ्रेड की मदद से वो मशीनों पर फिर इसकी प्रोसेसिंग करते हैं और फिर वहाँ से उससे वो फैब्रिक बनाते हैं। ये डेफिनेशन होगी सिल्क की रीलिंग की, जिसके अंदर वो थ्रेड को कुकून में से निकाल लेते हैं। अगर इसको अब ये मारा क्यों जाता है, इसको मारा इसलिए जाता है, अगर ये मार लिया इसको नाम मारा जाए तो ये जो अंदर सिल्क वोम होता है वो कुकून को काट देगा और काटने के बाद तो वो टुकड़े टुकड़े होगा, थ्रेड पूरा फाइबर पूरा मिलेगा ही नहीं, इसलिए इनको मारा जाता है, राइट। तो ये था, अभी पहले का भी एक ये पार्ट रहता है और ये डिस्कवरी ऑफ सिल्क भी रहता है। तो चलिए इसको करते हैं। पहेली wants to know if the cotton thread and silk thread are spun and woven in the same manner। नहीं, वो मशीनों पर अलग तरीके से किया जाता है, उसी मैनर से नहीं जैसे कि आपने देखा होगा। क्योंकि जो थ्रेड होती है कॉटन की कह लो, है ना, कॉटन के केस में तो उसको पहले जो उनका जो फाइबर होता है उसको टुकड़ों को स्पिन किया जाता है, उससे एक थ्रेड सा बनाया हुआ जाता है, यान सा बनाया जाता है। उसको फिर दोनों को उन टुकड़ों को जोड़ करके एक लंबा यान बनाया जाता है। जबकि जो सिल्क के केस में थ्रेड एक पूरा लंबा होता है, उनको आपस में मिला करके एक जो यानी कि जो फाइबर होता है वो एक पूरा लंबा होता है। सिल्क के केस में फिर उसको लपेट करके उसको मिला करके आपस में एक बड़ा सारा थ्रेड बनाया जाता है और फिर उसकी आगे प्रोसेसिंग होती है। ओके, लपेटना गलत बोल दिया, यानी कि वो बहुत सारे थ्रेड जो एक लंबा यान होता है उसको मिला करके 2 या 3 या ज़्यादा फिर एक थ्रेड बनाया जाता है। और जबकि कॉटन के अंदर टुकड़ों में ये काम होता है कि पहले एक बना दिया फिर दूसरा बना दिया, उनको फिर मिला देते हैं। इसमें ऐसा नहीं हो पाता है, राइट। तो इसलिए दोनों में डिफरेंस है।
अब आगे है डिस्कवरी ऑफ सिल्क। सिल्क की डिस्कवरी है, ये भी एक अलग ही तरीके से हुई थी। इसकी एग्जैक्ट टाइमिंग नहीं बताई जा सकती कि एग्जैक्ट टाइमिंग क्या थी। द एग्जैक्ट टाइम ऑफ डिस्कवरी ऑफ सिल्क इज परहैप्स अननोन, पर अकॉर्डिंग टू एन ओल्ड चाइनीज लेजेंड, द एम्प्रेस शी लंग ची was asked by the emperor Huang Ti to find the cause of damaged leaves of mulberry trees growing in their गार्डन। सॉरी अगर मान लिया ये नाम सही से नहीं पढ़ पा रहा हूँ तो मैं, वैसे इनके नाम ऐसे ही होते हैं चाइना के अंदर। तो एग्जैक्ट टाइमिंग इस डिस्कवरी की नहीं बताई जा सकती कि भी इसकी एग्जैक्ट टाइमिंग क्या है, कब से ये डिस्कवरी हुई थी इसकी सिल्क की। एक पुरानी जो कोई इनकी कथा है, कोई कहानी है, उसके हिसाब से जो लोगों ने बताई है, एक बार की बात है, जो जो एम्प्रेस है, सम्राज्ञी है, रानी है शी लुंगची, उनको कहा गया, उनको जो है ना राजा जो वहाँ के थे एम्प्रर ह्यूंग टी, उन्होंने रानी से कहा कि पता लगाओ कि मुलबरी के पेड़ पर जो पत्ते हैं वो किसने डैमेज किए हैं, वो खाए हुए से लग रहे हैं, क्या कारण है कि भी वो डैमेज्ड है, गार्डन में जाकर के पता लगाओ इसका। फिर एम्प्रेस ने पाया कि उसने वहाँ पर सफ़ेद रंग के वॉर्म्स है जो कि मलबरी के पेड़ के पत्तों को खा रहे हैं। उसने ये भी नोटिस किया कि वो एक शाइनी कोकून में कन्वर्ट हो गए हैं, वो अपने चारों तरफ वो लपेट रहे हैं चमकीला धागा, राइट। और एक एक्सीडेंटली यानी कि एकदम से क्या हुआ कि वो वहाँ पर चाय पी रही थी शायद से, और एक कोकून उनकी गरम गरम चाय में गिर गया, और जो उसके चारों तरफ जो धागा लिपटा हुआ था, तो कोकून तो मर जाएगा इतनी गर्मी के अंदर, गर्म था वो पूरा, चाय जो पूरी गर्म थी, तो वो थ्रेड वहाँ से वो अनटेंगल्ड हो गया, यानी कि वो थ्रेड जो है वो, समझ पा रहे हैं, जैसे कि अलग अलग हो गया, और वो उस चाय में नज़र आने लगा होगा कोकून के अंदर से। और इस प्रकार से जो सिल्क इंडस्ट्री है वो चाइना में स्टार्ट हो गई, और इस चीज़ को उन्होंने सैकड़ों सालों तक छुपा करके रखा बाहर की दुनिया के साथ में। उसके बाद हुआ ये कि जो वहाँ पर जो ट्रेडर्स आते रहते थे, जाते रहते थे, उन्होंने इस राज को जान लिया, और फिर उन्होंने इस सिल्क को बाहर की कंट्रीज में भी इंट्रोड्यूस किया, और उनको बताया कि ये सिल्क ऐसे गेट होता है, ऐसे इसको प्राप्त किया जाता है, और फिर दूसरे देश भी इस दौड़ में शामिल हो गए, राइट। और जो रूट उन्होंने ट्रेवल किया था उस वक्त पर, उस रूट को आज भी कहा जाता है सिल्क रूट। तो क्लियर हो गया होगा आपको ये कि कैसे सिल्क की जानकारी पता लगी कि सिल्क बनता है। तो वो अगर उसको मैं समअप करूं तो सुनिए ज़रा, क्या हुआ कि रानी और राजा दोनों ने देखा कि मलबरी के पेड़ के पत्ते डैमेज हुए हुए हैं, तो उन्होंने कहा कि पता लगाओ कि ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ। रानी गई पेड़ के पास में, उन्होंने देखा कि वहाँ पर कुछ वॉर्म्स है वो उसको खाए जा रहे हैं पत्तों को, और वो अपने चारों तरफ एक धागे को लपेट रहे हैं। धागा वो चमकीला था। वो चाय पी रही थी, एक्सीडेंटली एक जो कुकून है वो उनकी चाय के कप में, बर्तन में, कंटेनर में गिर गया, और गिरते ही वो धागा जो है वहाँ पे लिपटा हुआ था वो अलग अलग हो गया। चाय के अंदर में गिरने की वजह से मोथ अंदर मर गया होगा, है ना, और ओबियसली मर ही गया होगा, नहीं मरा होगा चलो, लेकिन इतना तो हो गया कि धागा मतलब जो लिपटा हुआ था वो अलग अलग हो गया। रानी ने इस चीज़ को देखा तो उन्होंने फिर एक्सपेरिमेंट किया होगा, देखा होगा, समझा होगा, अपने लोगों को बुलाया होगा कि पता करो ये क्या चीज़ है, कैसे है, और उनको फिर इस चीज़ के बारे में पता लगा। रानी राजा ने और आगे आने वाले जो उनके और जो वंशज थे, है ना,
उन लोगों ने इस बात को छुपा करके रखा ताकि ये डिस्कवरी उन तक ही रहे, लोगों को पता ना लगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कुछ ट्रेडर्स जो इधर से उधर आते रहते थे एक देश से दूसरे देश में, उन्होंने इस राज को खोल दिया, पता लगा लिया और दूसरे देशों के अंदर भी इस चीज़ को इंट्रोड्यूस किया, बताया कि सिल्क कैसे गेट किया जाता है, और फिर दूसरे देश भी इस चीज़ में, इस भागदौड़ में शामिल हो गए। और हमने देखा था पहली के इस वाले केस के अंदर कि पहली जानना चाहती है कि क्या कॉटन जैसे स्पन किया जाता है, क्या वैसे ही सिल्क थ्रेड को भी स्पन किया जाता है? तो बिल्कुल ये थोड़ा सा अलग है। अलग कैसे है कि कॉटन जो होता है उसको उसके फाइबर को ज्वाइन करके एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनाया जाता है और फिर उनको कंबाइन करके पूरा एक थ्रेड, लंबा थ्रेड बनाया जाता है। जबकि सिल्क थ्रेड के केस में ऐसा नहीं होता, उसमें पूरा एक लेंथ जो होती है और उनको दो तीन को मिला करके एक पूरा थ्रेड बनाया जाता है, राइट। तो ये दोनों में फ़र्क था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा जब हम ये कुकून और ये जितने भी कीवर्ड्स है ये अच्छे से कर लेंगे। बाय, ऑलवेज हैव अ ग्रेट टाइम। थैंक यू फॉर वॉचिंग योर ओन वीडियो।